फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहंदी किसके नाम की, भाग 14। पिछले भाग में आपने पढ़ा जब छाया का घूरना बंद नहीं हुआ तो वरुण ने अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, छाया तपाक से बोल उठी। तो वरुण अपना मुंह खोले उसे देखने लगा। अब आगे। इस समय तक पेपर रेडी हो चुके हैं। छाया और वरुण एक साइड में खड़े थे। जहां छाया उन पेपर को देख रही थी तो वरुण उसे छाया अब नोटिस कर रही थी कि वरुण उसे एक टक घूर कर देखे जा रहा है। क्या? छाया कंधे उचकाते हुए बोली। तभी जो कुछ भी तुमने कहा, प्रॉब्लम ऑल डेट, मतलब जान सकता हूँ मैं। अच्छा, तब तुम्हें मतलब ही चाहिए। भैया को बताऊं क्या? भैया? वरुण हक्का बक्का सा रह गया। हाँ, छाया ही है, कहते हुए सूरज की वार्ड की ओर जाने लगी कि वरुण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खुद के करीब करते हुए कहा। दोनों की सांसें टकरा सी गई और धड़कनें मानो थम सी गई। और क्या क्या बताओगी? वरुण ने छाया की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। पहले तो छाया उसकी आंखों में गुम सी हो गई और फिर कहा, यही कि कैप्टन वरुण शर्मा, जो खुद को कैप्टन सूरज राठौर के दोस्त बताते हैं, उन्होंने उनकी बहन का दिल चुरा लिया है। छाया ने अपने हाथ बांधते हुए इतराते हुए कहा। तो वरुण ने उसे देख कहा, और अगर मैं कहूँ कि उनकी लाडली का दिल कैप्टन वरुण पर बसता है तो? यह सुन छाया खामोश तो थोड़ी देर बाद अपने नाखून चबाते हुए बोल उठी, दोनों अलग बात है क्या? क्या पता? वरुण कहते कहते आगे की ओर जाने लगा तो छाया उसके पीछे भागते हुए आकर बोल उठी, सुनिए ना, अरे बताइए। थोड़ी देर बाद छाया और वरुण सूरज के वार्ड में थे। आज रामचंद्र वर्मा और सूरज दोनों डिस्चार्ज हो रहे थे, पर रामचंद्र वर्मा ने यहीं दिल्ली में अपने पुराने मेजर दोस्त के फ्लैट को किराए पर ले लिया था, क्योंकि उनके 2 फ्लैट थे और एक अक्सर खाली ही रहता था। असल में सबने रानी को माफ कर दिया था, साथ ही उसकी बहादुरी की तारीफ भी की थी कि वह जो भी करना चाह रही थी एक तरफ से सूरज की मदद के लिए ही कर रही थी। और जहां तक बात थी दिल्ली में रुकने की, तो सूरज की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। रामचंद्र जी को डर भी था कि शोभित को शायद पता चल ही गया होगा कि रानी इस प्लान के तहत उसके साथ थी कि उससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके, और इसीलिए अपनी बेटी के लिए डर सा भी लग रहा था उन्हें, और इसीलिए उन्होंने कुछ दिन यही साथ में दिल्ली रहने का आग्रह किया था। सूरज भी आसानी से मान गया था। उसे पता था आतंकवादी इतनी आसानी से चुप तो नहीं बैठेंगे, और उसकी खुद की सुरक्षा से ज्यादा भी जो मायने रखती है वह है देश की सुरक्षा। उसने जरूर चाहा था कि सब न रुके, पर माला जी और सुधीर घर जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। रामचंद्र वर्मा के लिए उसे डर लग रहा था कहीं चीफ उसे कुछ कर ना दे, इसीलिए फिलहाल तो वह उन्हें खुद के साथ ही रखना चाहता था। और जब रामचंद्र वर्मा ने इस फ्लैट का प्रस्ताव रखा था तो वह फौरन मान गया था। छाया अपने भाई को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और रानी को शोभित से खतरा था, इसीलिए वे सब उस फ्लैट में रहने के लिए चले गए। तो वहीं चाचा चाची देवघर को लौट गए। सब फ्लैट में जा चुके थे। यह 3 बेडरूम वाला एक फ्लैट था जिसमें किचन के साथ साथ हॉल भी था। सूरज अभी बेड पर बैठा हुआ था। सुबह का समय था। रानी जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, गीले बालों में वह बला के खूबसूरत लग रही थी। तो वहीं बेड पर बैठे कुछ सोच में डूबे सूरज की नजरें भी एक टक उस पर ठहर सी गई। सूरज पर रानी की नजरें ठहर सी गई तो वहीं रानी भी सूरज की नजरों को खुद पर महसूस करती हुई खुद में सिमटने लगी। दोनों की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए थम सी गई। रानी इस समय हल्के पिंक कलर की साड़ी में और भीगे बालों में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। तो वहीं कल रात जब उन्होंने इस फ्लैट में शिफ्ट किया था तो रानी के लाख मना करने के बावजूद जब छाया उसके साथ बैठी थी तो उसने उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी। सूरज उस समय वहीं था और जब छाया रानी को मेहंदी लगाने में व्यस्त थी तो रानी ने एक नजर बेचारगी से सूरज को देखा। तो सूरज ने कुछ इस तरह शक्ल बनाई मानो कहना चाह रहा हो, ये ननंद भाभी के बीच की बात है, मैं क्या जानूं। रानी ने भी चुपचाप मेहंदी लगा ली थी। इधर अब नहाने के बाद उसकी वह मेहंदी और भी निखर कर आ रही थी। सूरज अब जब रानी को देखने में व्यस्त था तो उसका ध्यान नहीं रहा और वह गिरने को ही हुआ कि रानी ने झट आगे बढ़कर उसे थाम लिया। एक बार फिर रानी और सूरज की नजरें टकराई, पर तभी सूरज की नजर रानी के हाथों पर लगी मेहंदी पर गई और वह हल्के से मुस्कुरा दिया।
रानी की नजरों ने भी इस बात को भांप लिया और वह झेप सी गई। साथ ही वह अपने हाथ में लगे सूरज के नाम को छिपाने लगी, पर साथ ही उसके मुख पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि इस बार वी अक्षर नहीं, रानी सूरज साथ में ही जो लिखा था। ऐसे ही तकरीबन एक हफ्ता बीत गया। आतंकवादियों की तरफ से ना तो कोई हमले हुए और न ही इस बीच शोभित का कुछ पता चल सका। आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही थी। वे सब अभी तक दिल्ली के फ्लैट में ही थे। सूरज भी अब पहले से ठीक होने लगा था। आर्मी ने भले ही आतंकवादियों का बहुत नुकसान किया था, पर जब तक शोभित या चीफ आर्मी के हत्थे नहीं चढ़ जाते, यह कहना मुश्किल था कि देश आतंकवादियों से कितना सुरक्षित है। सूरज हर संभव आतंकवादियों से निपटने की रणनीति बना रहा था, तो वरुण कभी कभार वहीं आकर उसे सलाह मशवरा करने लगता। हालांकि पहले यह ऑपरेशन सूरज के अंडर होने वाला था, पर जब वह मौत से लड़कर आया तो ब्रिगेडियर सर के कहने पर वरुण को कमांडिंग ऑफिसर बनाने पर विचार किया गया। पर सूरज ने कहा, भले ही वह घायल हो, और वैसे भी शेर घायल हो सकता है पर शिकार नहीं छोड़ता, और वह आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के बाद ही दम लेगा। शाम का समय हो चुका था। सूरज अभी अभी एक मीटिंग से लौट रहा था। रानी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सूरज को भीगा देख एक पल को तो आश्चर्यचकित सी रह गई, पर फिर उसके लिए कॉफी बनाने चली गई। वहीं सूरज अपने कपड़े बदलने लगा। वह अपने कपड़े बदल ही रहा था कि रानी ने कॉफी मग लेकर कमरे में प्रवेश किया। सूरज ने इस समय नीचे शॉर्ट्स पहन रखा था और कमीज डाल ही रहा था कि रानी को सामने देख उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या रिएक्ट करे। तो वहीं रानी भी सूरज को असमंजस जैसी स्थिति में देख झेप सी गई और बिना एक शब्द भी बोले कॉफी रख कमरे से बाहर चली गई। रानी की नजर कमरे की बालकनी से नीचे सड़क पर थी और न जाने तभी से क्या सोचे जा रही थी। उसने तबीयत खराब होने का बहाना कर डिनर करने से मना कर दिया, तो सूरज अभी अभी ही डिनर करके कमरे में आया था। रानी को यूं सोच में डूबा देखकर वह उसके पास चला गया। रानी घुटने मोड़े बैठी हुई थी और एकटक सड़क को निहारे जा रही थी। क्या देख रही हो ऐसे? सूरज की आवाज जैसे ही रानी के कानों से टकराई तो उसने नजरें घुमाकर बगल में देखा, जहां सूरज भी अब उसके बगल में आकर बैठ चुका था। रानी कुछ देर तो मौन रही, फिर बोल उठी, देख रही हूँ जैसे ही बारिश की चंद बूंदें गिरती है तो पूरी सड़क पर जमा हुआ कूड़ा करकट को बहाकर साफ कर देती है। तो क्या कोई ऐसी बारिश नहीं जो आतंकवाद के रास्तों पर चलने वाले लोगों के दिलों को फिर से इंसानियत में बदल दे, उनके दिल में जो भी नफरत है उसे पूरी तरह से साफ कर दे। रानी कहते कहते भावुक हो चुकी थी। उसके होठ कांप रहे थे। सूरज को समझ में आ रहा था रानी यह सब क्यों कह रही है। भले ही रानी शोभित के देशद्रोही के लिए उसे माफ ना कर सके, पर जो भी हो कभी उसने शोभित से प्यार किया था। अभी जिस दिल में सूरज की जगह बननी शुरू हुई है, इस दिल में कभी शोभित का बसेरा था। बोलिए ना, क्या कोई रास्ता नहीं आतंकवाद पर गए हुए इंसानों को सुधारा जा सके? रानी के उम्मीद भरी नजरों को देख सूरज का हृदय भी रो उठा और वह भारी दिल से कह उठा, पता है यही सवाल पापा ने भी पूछा था। उनका कहना है भले ही शौकत अली आतंकवादी चीफ है, पर कभी वह भी आर्मी का वफादार देशभक्त था। क्या उसे एक मौका नहीं मिल सकता? पता है रानी, तब मैंने क्या कहा? क्या? रानी उत्सुकता से बोल उठी, यही कि देशद्रोही चाहे कोई भी हो, आर्मी की नजर में उसकी भी वही औकात है जो एक आतंकवादी देशद्रोही की है। और अगर उसके सीने में सच में देशभक्ति का खून है तो परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वह कभी देशद्रोही हो ही नहीं सकता। सूरज इतना कहकर खामोश हो गया तो वहीं रानी भी चुप सी हो गई। उसे समझ में आ गया शोभित और आतंकवादियों ने देशवासियों और आर्मी का जो खून बहाया है वह माफी के काबिल नहीं। और अब शायद ऐसा युद्ध हो जिसमें या तो शोभित के देशद्रोही की जीत हो या सूरज के देशभक्ति की। और यह सोचते सोचते कब वह सूरज के सीने से जा लगी उसे खुद भी नहीं पता चला। होश तो उसे तब आया जब सूरज स्नेहपूर्वक उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। रानी ने थोड़ी देर बाद अपना सर सूरज के सीने से हटाया और झेंपते हुए सामने देखने लगी। पर अब जैसे ही उसने खुद पर सूरज की नजरों को महसूस किया, उसने घूमकर सूरज को देखा तो जैसे सूरज की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो सी गई। और तभी सूरज और रानी के होठ आपस में सट गए। दोनों की आंखें बंद थी और वहां बस रानी के हाथों पर लगी मेहंदी की खुशबू बिखरी हुई थी। कुछ देर तक वे प्रेम के सागर में गोते लगाते रहे
और तभी अचानक ही रानी और सूरज एक पल को दूर होकर बैठ गए। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था क्या बातें करें, वे जैसे एक दूसरे से नजरें ही नहीं मिला पा रहे थे। कुछ देर बाद सूरज उठकर जाने लगा कि रानी ने अपनी नजरों को ऊपर कर उसके हाथ को पकड़ लिया। इस समय बारिश चरम पर थी। इस समय माहौल कुछ ऐसा था जैसे दो जवां दिल आपस में एक दूसरे को समा लेना चाहते हो। सूरज कुछ देर तक तो रानी को देखता रहा और तभी वह उसको बाहों में उठाकर बेड तक ले आया। रानी की धड़कनें थम सी गई और उसकी आंखें बंद थी और आखिरकार बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आज आखिरकार रानी और सूरज का मिलन हो गया। सूरज रानी की गर्म सांसों को महसूस कर सकता था तो वहीं रानी को सूरज की धड़कनों की आवाज काफी तेज सुनाई देने लगी। सुबह तक दोनों प्रेममयी ख्यालों में खोए रहे। रानी ने पीछे से सूरज को गले से लगा रखा था तो सूरज भी पूरी तरह से उसका हो चुका था। अचानक ही सूरज ने जैसे ही अपने फोन पर नजर डाली उसके तो मानो होश ही उड़ गए। वह हड़बड़ी में अपने कपड़े बदलकर जल्दी से बाहर जाने लगा। रानी की आलसी सी आवाज आई, कहीं जा रहे हैं आप? सूरज उसके गालों पर हाथ रख उसके माथे को प्यार भरी किस करते हुए कहा तो रानी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कुछ सवाल भी थे, पर इस समय वह इतना ही कह पाई, जल्दी आइएगा, बहुत जल्द। इतना कहकर सूरज रानी को अपना और परिवार वालों का ख्याल रखने का कह बाहर चला गया। आज पूरे 3 दिन हो चुके थे। चाचा चाची भी देवघर से दिल्ली आ चुके थे। जहां सब चिंतित है तो रानी भाव शून्य सी होकर एकटक छत को निहारे जा रही है। सूरज जिसने उसे कहा था कि वह जल्द ही लौट आएगा, आखिर वह है कहाँ? और क्या वह अकेले ही बिना बताए आतंकवादियों के ठिकाने की ओर चला गया? क्योंकि ब्रिगेडियर सर और वरुण ने भी कहा था उस दिन उन्हें सूरज का कॉल आया था और उसने शहर के कुछ इलाकों में बम होने की सूचना भी दी थी। आर्मी ने ऐन वक्त पर पहुंचकर सारे बम को डिफ्यूज भी कर दिया था, जिससे शहर में ब्लास्ट तो नहीं हुए, पर वे जानना चाहते थे आखिर सूरज को शहर में बम होने की सूचना किसने दी। पर कैप्टन सूरज राठौर का तो अता पता भी नहीं था और ना ही उसका कॉल लग रहा था और अब इस बात को 3 दिन भी हो चुके थे। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।